के बीच में जो स्पेस होगी उसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन है, इनके बीच में जो स्पेस दिख रही है, इसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी ये अब हम देखते हैं इसको। और यहाँ पर भी इसमें क्या है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है उसे हम कह रहे हैं साइटोप्लाज्म। तो बच्चों, सेल के अगर स्ट्रक्चर को हम देखें तो सबसे पहले हम प्लांट सेल और एनिमल सेल, दो तरह के सेल हैं हमारे पास। ठीक है। तो प्लांट सेल के बाहर जो है सबसे पहली जो इसकी आउटर कवरिंग है सेल की, वो है सेल वॉल की। ठीक है। जबकि एनिमल सेल में ये सेल वॉल मौजूद नहीं है। सेल वॉल के बाद जो दूसरी चीज़ आ रही है प्लांट सेल में, वो है सेल मेम्ब्रेन, और जबकि यही सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल की आउटर कवरिंग है। ठीक है। अब एनिमल सेल के और प्लांट सेल के बीच में जो है वो क्या है, न्यूक्लियस। और जिस तरह से सेल हमारे बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसी तरह सेल को कंट्रोल करने के लिए उसका बेसिक स्ट्रक्चर, उसका सेंटर क्या है, न्यूक्लियस। तो सबसे पहली चीज़ क्या हो गई हमारे पास, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन दूसरा, सेल का न्यूक्लियस, और ये फोर्थ कंपोनेंट है इसका साइटोप्लाज्म। ये जो चार कंपोनेंट मैंने लिखे हैं ये मेन कंपोनेंट ऑफ सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दीज आर मेन कंपोनेंट ऑफ सेल। ठीक है। इसी तरह एनिमल सेल के तीन कंपोनेंट्स हैं, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। यानी सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियस, फिर साइटोप्लाज्म। अब बच्चों हम देखते हैं कि इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है। तो इसके यहाँ पर मैं लिखती हूँ, यहाँ पर लिख लेती हूँ। तो अब हम अगर साइटोप्लाज्म को पढ़ें तो साइटोप्लाज्म के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक फ्लूइड, ठीक है, और एक ऑर्गेनील। ठीक है। तो इस फ्लूइड को जो है हम कहेंगे सेल फ्लूइड होगा। ठीक है। और सेल ऑर्गेनील होगा। इस फ्लूइड को हम कहेंगे साइटोसोल, और सेल ऑर्गेनील्स को हम सेल ऑर्गेनील्स ही कहेंगे। और इसके अंदर इसके अलग अलग सेल ऑर्गेनील्स मौजूद होते हैं। यानी कि साइटोसोल हम सेल, अब ये सेल है, सेल के बीच में ये न्यूक्लियस आ गया, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, और अगर प्लांट सेल बनाऊँ तो ये सेल वॉल है। इसके बीच में जो स्पेस है उसमें है साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है एक चीज़ साइटोसोल और दूसरा सेल ऑर्गेनील्स। ये साइटोसोल हो गया यानी कि फ्लूइड, ठीक है, जिसके अंदर फ्लो करेंगे यानी कि तैरेंगे, फ्लोट करेंगे, ये सेल ऑर्गेनील्स। ठीक है। सेल ऑर्गेनील्स समझ लो छोटे छोटे से, अभी मैं पूरा सही प्रॉपर बना कर दिखाऊंगी। तो अब इस सेल ऑर्गेनील्स की कितने तरह के सेल ऑर्गेनील्स होते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास सेल ऑर्गेनील्स में है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दूसरी चीज़ है गोल्जी बॉडी। तीसरा है राइबोसोम्स। फोर्थ वन है माइटोकॉन्ड्रिया। फिफ्थ है हमारे पास वैक्यूल्स। सिक्स्थ है हमारे पास सेंट्रियोल। अगर प्लांट सेल है तो हमारे पास मौजूद होंगे प्लास्टिड्स भी। ठीक है। जो मैं बताऊंगी क्या है, सब पे अलग अलग सी एक वीडियो बनाऊंगी डिटेल, ताकि आपको इजीली समझ आ पाए। ठीक है। इसके साथ साथ ये तो सारे मेन हो गए। ठीक है। ये 7 जो हैं ये मेन हो गए। इसके साथ अगर हम बात करेंगे जो छोटे छोटे से और ऑर्गेनील्स मौजूद होते हैं, तो उसमें आ जाता है लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम। ठीक है। उसके साथ आ जाता है ग्लाइयोजाइसोम। ठीक है। उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत छोटा सा होता है। तो ये मेन जो मैं है वो लिख रही हूँ, बाकी उसको मैं बताते रहूँगी। ठीक है। इसके साथ जो है वो साइटोस्केलेटन भी मौजूद होता है सेल के अंदर, साइटोस्केलेटन। ठीक है। होप के नज़र आ रहा हो इजीली साफ। तो ये सारी ऑर्गेनील्स मौजूद हैं। ये ऑर्गेनील्स
इस फ्लूइड में ये जो साइटोसोल है उसमें तैरते रहते हैं, ठीक है। कुछ जो है वो न्यूक्लियस के साथ थोड़े अटैच होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये जो है वो न्यूक्लियस के साथ ही अटैच होता है, ताकि यहाँ से जो आपके बनकर निकलते हैं प्रोटीन्स, फिर वो इधर जाकर उनकी मज़ीद मॉडिफिकेशन होती है, फिर वो गोल्जी बॉडीज़ के पास जाते हैं। तो ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ा सेल हमने पढ़ा। तो सेल हमने क्या पढ़ा कि बेसिक और स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, और वो मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब मैं बताती हूँ कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। जैसे हमने पढ़ा कि साइटोप्लाज्म जो है वो दो चीज़ों से बना है, सेल फ्लूइड से और सेल ऑर्गेनील से। तो इसी तरह प्रोटोप्लाज्म हम किसको कहेंगे? मैं आ रही हूँ। प्रोटोप्लाज्म में ये पूरा साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, यानी कि प्रोटोप्लाज्म हम किसको कह रहे हैं? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर क्या बन गया? प्रोटोप्लाज्म। यानी कि अगर हम सिर्फ ये बताएं कि सेल के पास सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है और प्रोटोप्लाज्म है, यानी कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। फिर हमने पढ़ा सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी जो सबसे पहले 2 पॉइंट्स उसके दिए शेल्डन और शिवॉन ने। उसके बाद उन्होंने क्या पॉइंट दिया कि सेल जो है स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, और ऑल ऑर्गेनिज्म जो है एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं। तीसरा जो पॉइंट दिया वो गलत साबित हो गया था, और रेडॉल्फ फिरकाउ ने एक थर्ड पॉइंट दिया, और वो ये था कि सेल जो है वो अराइज होंगे न्यू सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल अराइज होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि सेल जो हैं वो उसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा प्लांट सेल और एनिमल सेल को। तो प्लांट सेल के बाहर एक सेल वॉल की लेयर होती है सबसे पहले, और फिर सेल मेम्ब्रेन होता है, फिर साइटोप्लाज्म और फिर न्यूक्लियस। इसी तरह एनिमल सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन हो गई वो सेल मेम्ब्रेन है, ये बात भी याद रखिएगा। प्लांट सेल की आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल, एनिमल सेल की आउटर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, अब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन क्यों होती है? तो देखो बच्चों, प्लांट्स जो हैं उनको वो मुसलसल ज़मीन में होते हैं, सॉइल के अंदर, तो उनको बार बार मुसलसल पानी मिल रहा होता है उनके सेल को, ठीक है। सॉइल से वो पानी ले रहे होते हैं, तो उनके सेल जो हैं बार बार पानी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। अगर बाहर ये सख्त सी सेल वॉल की कवरिंग नहीं होगी तो ये सेल क्या होगा, मुसलसल जब एक चीज़ के अंदर एक बलून है उसमें आप पानी डालो और मुसलसल भरते रहो हवा, या शायद पानी या हवा ले लो, हवा की एग्जांपल ले लो कि अगर हम बलून के अंदर हवा डालते रहेंगे तो एक वक्त आएगा वो फट जाएगा, ठीक है। अगर उसके ऊपर कोई आउटर कवरिंग होगी तो वो उसको फटने से बचा लेगी। इसी तरह ये सेल की बात है कि अगर इसमें मुसलसल वाटर अगर आया जा रहा है तो ये सेल क्या होंगे, बर्स्ट हो जाएंगे और फिर डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। जब सेल डैमेज होंगे, इसी तरह बहुत सारे सेल डैमेज हो जाएंगे, मींस कि टिश्यू डैमेज हो गया, ठीक है, इसीलिए। और जबकि एनिमल सेल को बार बार वाटर इनटेक की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी वो उनके सेल बार बार पानी एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते। हमारे जब प्यास लगती तभी हम पानी लेते हैं, तो हमारे जो बॉडी के सेल हैं उनको जब ज़रूरत होती है वो जब भी वाटर उनके अंदर आता है, तो इसलिए इनके आउटर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन से बनी है, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि सेल वॉल किससे मिलकर बना है, कौन से कंपोनेंट से, और सेल मेम्ब्रेन किससे। तो ये इसीलिए है सेल वॉल प्लांट सेल में, क्योंकि उनको मुसलसल पानी एब्जॉर्ब करते रहना होता है, उनके सेल मुसलसल पानी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं सॉइल में होने की वजह से, जिसकी वजह से उनकी आउटर कवरिंग को थोड़ा हार्ड होना ज़रूरी था। तो अल्लाह ताला ने इनको सेल वॉल दिया सेल के बाहर। और हमारी बॉडी में सेल बार बार पानी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते, तो इसीलिए हमारे बॉडी के में जो सेल मौजूद है उनमें सबसे आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन की है, क्योंकि वो बर्स्ट होने के इनमें चांसेस बिल्कुल नहीं है और कम हैं, ठीक है, मतलब नहीं होने के बराबर हैं। वो अलग सी कंडीशन होती है जिसमें सेल बर्स्ट हो जाएँ, और इसमें बर्स्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एक नॉर्मल काम है सेल का पानी को एब्जॉर्ब करना इसमें, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। तो हमने मेन कंपोनेंट पढ़ लिए। उसके बाद फिर हमने देखा कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर सेल फ्लूइड होता है, साइटोसोल जिसे कहते हैं, और साथ में सेल ऑर्गेनील्स होते हैं, जो हमने पढ़े कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनील्स हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडी, राइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, सेंट्रियोल, प्लास्टिड्स जो कि प्लांट में होते हैं और एनिमल सेल में मौजूद नहीं होते, लाइजोसोम, पैरोक्सिसोम और साइटोस्केलेटन, ये सारे मेन थे। और अब एक एक करके डिटेल वीडियो आएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात मेंशन करते चलूँ कि ये वाले जो नोट्स टाइप मैंने लिखा है, ये
आपको फ़ेसबुक पेज पर इजीली मिल जाएंगे और लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो टॉपिक पढ़ाया है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।